जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 अब आपका नेट 1 महीने यानी 30 डेज बचे हुए हैं, 3 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन। क्योंकि आज आप लोग जानते हैं कि 18 तारीख है, 18 जनवरी और 18 फरवरी से आपका पेपर होना है। और पेपर की तैयारी के क्रम में आप लोगों का आज क्लास 12th इंग्लिश का 26वां सेट चलने जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले 25 सेट चल चुका है और उस 25 सेट को अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। साथ ही साथ इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग बिना समय गंवाए देखते हैं। पहले प्रश्न से 98% अंक पाने के लिए समस्त क्लास को देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से पहला प्रश्न क्या कहता है। रीडिंग यानी कंप्रीहेंशन होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी आज़ाद हिंद फौज, प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार के साथ समाप्त हो जाने की योजना बनाती है। कि जब जापान की हार हुई तो समाप्त हो जाता था। सुभाष बोस वाज किल्ड इन ए प्लेन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो। सुभाष चंद्र बोस जब अपने टोक्यो की ओर जा रहे थे तो उस समय एक हवाई विस्फोट में या हवाई दुर्घटना में, प्लेन की हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मारे गए। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, दैट मेनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, कि कई नेताओं ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ कंट्री, कि इंडिया यानी भारत ऐसे सहायता से अपना स्वतंत्रता प्राप्त करे, लाइक जापान, जापान जैसे देश की सहायता से। एंड हर फैसिस्ट एलीज, और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ वह नहीं पाना चाहती थी। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, लेकिन युद्ध के अंतिम समय, अब समाप्त होने के समय के दौरान, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सर्व टू होल्ड अप ड्रॉपिंग स्पिरिट्स, सर्व मतलब सेवा किया, टू होल्ड अप मतलब ऊपर उठाने का, द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स मतलब गिरती हुई आत्मा का, ऑफ नेशनलिस्ट मतलब भारतीयता की, राष्ट्रीयता की गिरती हुई आत्मा को इंडियंस एट होम, भारतीय लोगों में ऊपर उठाने का काम किया। हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस, जो असहाय प्रतीत होते थे, एंड फ्रस्ट्रेटेड और निराश प्रतीत होते थे। दे सेट बिफोर ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपुल, उन्होंने भारतीय लोगों के सभी भागों की ओर ये व्यवस्थित किया, इंक्लूडिंग दोज, उनको भी मिलाते हुए, सर्विंग इन द आर्मी, सेना में सेवा करने का, एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म मतलब राष्ट्रीय साहस और देशभक्ति की भावना को उन्होंने व्यवस्थित किया। व्हिच वाज बोथ इंस्पायरिंग, जो दोनों तरीके से प्रेरणादायक था, एंड इनोबलिंग और श्रेष्ठ था। देयरफॉर, इसलिए, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड देयर डिसीजन, जब देश ने या सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया, टू प्रोसिक्यूट सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स, कुछ भारतीय राष्ट्रीय यानी आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दोषारोपण किया, फॉर ट्रीजन मतलब धोखे का, बिकॉज दे हैड ब्रोकन दियर ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जो शपथ लिया था उसे तोड़ा था। देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की विरोध की एक लहर आ गई। देयर वेयर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री,
पूरे देश में एक विशाल, एक भारी आंदोलन छिड़ गया, संकेत हो गया। देयर वेयर परसिस्टेंट डिमांड्स, एक तीव्र मांग उठी दैट द ऑफिसर्स शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान। जापान की हार का परिणाम क्या था? तो द डिफीट ऑफ जापान रिजल्टेड, जापान की हार का परिणाम था इन द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स गोइंग अवे, परिणाम स्वरूप मतलब आज़ाद हिंद फौज समाप्त होने जा रही थी। एंड सुभाष बोस डेथ इन ए प्लेन एक्सीडेंट, और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में होती है, व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब वो अपने टोक्यो की यात्रा पर जा रहे थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट आइडिया डिड मेनी पीपल नॉट लाइक, बहुत से लोगों ने कौन सा विचार नहीं पसंद किया? तो मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया, बहुत से लोगों ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ ए कंट्री लाइक जापान एंड हर फैसिस्ट एलीज, कि भारत अपनी स्वतंत्रता की जीत को जापान जैसे और अपने मित्र देशों की सहायता से जीते। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सी वाला क्वेश्चन कह रहा है हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति के उदाहरण को किसने प्रस्तुत किया? तो सुभाष बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, कि यह एक राष्ट्रीयता की विरोध की लहर थी। तो देयर वेयर मैसिव डिमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल आंदोलन का संकेत था। एंड परसिस्टेंट डिमांड्स, और एक तीव्र मांग थी, दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। व्हिच शोज दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, जो दर्शाता है कि यह एक राष्ट्रीयता के विरोध का लहर था। ई वाले में क्या कह रहा है बच्चों? एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था, ई वाला 3 नंबर का है, लेकिन इसमें 3 भाग हैं। इसमें कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, म्यूटिनी शब्द पैसेज में यानी धोखा शब्द के लिए कौन सा अंग्रेजी लिया गया? तो द वर्ड ट्रीजन इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, पैसेज में एक शब्द ट्रीजन लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? म्यूटिनी होता है। इसके बाद में बी नंबर, इस दूसरा नंबर क्या कह रहा है? व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, पैसेज में कौन से शब्द का विलोम एक्विट है? तो पैसेज में एक्विट मतलब निर्दोष, और द वर्ड प्रोसिक्यूट मतलब दोषी कह सकते हैं। इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, एक्विट शब्द का विलोम है। अगला क्या कह रहे हैं बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या है? फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, असहाय और निराश महसूस करना, क्रोधित महसूस करना। तो द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड मीन्स, जो वाक्यांश फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड है उसका अर्थ है फीलिंग अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक मुश्किल या दुखकारी, दुखद परिस्थिति को बदलने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करना। एंड फीलिंग एनाइड और क्रोधित और इरिटेटेड या झुंझलाहट महसूस करना बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण। इस प्रकार से राइटिंग स्किल पर। अब राइटिंग स्किल में क्या है?
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। मतलब आप किसी भी एक बिंदु पर कोई एक निबंध लिखिए इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब 100 से लेकर के 150 शब्दों में। पहला क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजंस, भारत में बेरोजगारी और इसके कारण। दूसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब वक्तव्य की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। और तीसरा है सोअरिंग प्राइजेज एंड मीजर्स कंट्रोल, मतलब जो कीमतों में और पैमानों में वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल करना। अब देखते हैं हम लोग जो हमारा आंसर है बच्चों वो कौन सा है, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजंस, भारत में बेरोजगारी और इसका कारण। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन ए प्रेसिंग इशू, मतलब भारत का बेरोजगारी दर एक दबावशाली है, या कह सकते हैं एक मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है। विद द कंट्री फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, जिससे देश क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण चुनौतियां महसूस कर रहा है इन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इट्स रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब इसकी तीव्रता से बढ़ रही जनसंख्या के सामने नौकरी यानी कार्य के अवसर को उपलब्ध कराने में यह समस्या महसूस कर रहा है। एज ऑफ मार्च 2025, मार्च 2025 के अनुसार या 25 तक द अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टूड एट अराउंड 8.1%, जो बेरोजगारी की दर है वो अभी भी लगभग 8.1% है। विद अर्बन एरियाज फेसिंग हायर रेट्स ड्यू टू जॉब मार्केट मिसमैच, मतलब जो नौकरी की या रोजगार का मिसमैच है अर्थात असमानता है, वो शहरी क्षेत्रों में और भी अधिक दर सामना कर रहा है। एंड ये ग्रोइंग सर्विस सेक्टर वर्कफोर्स, और जो बढ़ती हुई सेवा का क्षेत्र है उसमें भी समस्या हो रही है। अब देखिए की काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण में क्या क्या है बच्चों, बेरोजगारी का प्रमुख कारण, तो चलिए देख लेते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बहुत बड़ा कारण है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इंडियाज पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। आउटपेसिंग जॉब क्रिएशन, मतलब जो जॉब यानी नौकरी का जो निर्माण है। एंड एक्सरवेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और रोजगारी बढ़ने की जो कारण है पर्टिकुलरली एमांग यूथ, विशेष रूप से युवाओं में बहुत तेज़ी से यह बढ़ता जा रहा है। स्किल मिसमैच, मतलब जो उनके अंदर योग्यता है कुशलता है उसके अनुरूप उन्हें कार्य नहीं मिल पा रहा है। ए सिग्निफिकेंट गैप एग्जिस्ट बिटवीन द स्किल्स पोजेस्ड बाय द वर्कफोर्स, जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके बीच में उनके पास जो अधिकार है, मतलब कार्य करने की क्षमता है, उसमें एक महत्वपूर्ण गैप है, मतलब गैप है यानी कह सकते हैं दूरी है। एंड दोज डिमांडेड बाई इंडस्ट्रीज़, और वह कुशलताएं जो उद्योगों के द्वारा कारखानों के द्वारा मांगी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। लीडिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी या रोजगार की दर को कम कर रही है। अगला हेडिंग क्या है बच्चों, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, मतलब अनौपचारिक क्षेत्र का जो अस्तित्व है वो घट रहा है। द इनफॉर्मल सेक्टर व्हिच लैक्स जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, मतलब अनौपचारिक क्षेत्र जो नौकरी की सुरक्षा यानी रोजगार की सुरक्षा और लाभों से वंचित रह जाता है। डोमिनेट्स इंडियाज वर्कफोर्स, ये भारत के एक कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर है। मेकिंग इट चैलेंजिंग टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्टिवली, जो बेरोजगारी की दर को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भाग निभाता है।
ओवरऑल अगर हम लोग देखें बच्चों तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर जब चाहे तब वर्कर को निकाल दें और जब चाहे तब नए वर्कर को रख लें। फिर कह रहे हैं स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब धीमी औद्योगिक विकास। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हैज़ बीन स्लोअर दैन एंटीसिपेटेड, लिमिटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो भारत का निर्माण क्षेत्र है उसका विकास धीमा है, किसकी अपेक्षा? रोजगार के सीमित अवसर की अपेक्षा उसका विकास बहुत धीमा है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में है। अगला हेडिंग कह रहा है बच्चों कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मतलब तकनीकी लाभ। ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज, मतलब कह सकते हैं कि जो स्वचालन और तकनीकी लाभ है इसने उद्योगों को परिवर्तित कर दिया है। परिवर्तित करने का मतलब जो काम 10 लोगों से होता था अब वो काम एक व्यक्ति मशीन से कर रहा है। लीडिंग टू जॉब डिस्प्लेसमेंट फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स, जो निम्न कुशलता वाले लोग हैं इनको क्या कर रहा है? रोजगार से हटाया जा रहा है। अब देखिए फिर क्या है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, बेरोजगारी से संबंधित वो क्या क्या हैं। तो एक तो बच्चों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा कहते हैं, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें क्या है? गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इन ए ईयर, एक वर्ष में एक बेरोजगार को 100 दिनों के रोजगार की एक गारंटी देता है। फिर अगला क्या है बच्चों? अगला क्या किया है सरकार ने? तो अगला किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसमें क्या हो रहा है? प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियली रिकॉग्नाइज्ड स्किल्स टू द पुअर, मतलब विशेष रूप से गरीबों को औद्योगिक कुशलता, उनकी कुशलता के अनुसार बढ़ाना। एमिंग टू इरेडिकेट अर्बन एंड रूरल पुअर्टी, जो गरीबी मतलब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी को हटाने के लिए विशेष रूप से इसे चलाया गया है। फिर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी PMKY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये क्या कर रहा है? ऑफर शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग। ये क्या कर रहा है कि मतलब कम समय में कुशलता की प्रशिक्षण दे रहा है। एंड सर्टिफिकेशन फॉर इमर्जिंग सेक्टर्स, और बढ़ रहे आवश्यकता वाले क्षेत्रों में क्या कर रहा है? सर्टिफिकेट दे रहा है, लाइक AI एंड ग्रीन जॉब्स, जैसे कि AI और पर्यावरण के अनुकूलन जो नौकरियां हैं उसमें दे रहा है। अब देखो, टू इफेक्टिवली एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रभावशाली रूप से बेरोजगारी को संबोधित करते हुए इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, भारत को कौशलता के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रमोट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जो मजदूर की आवश्यकता वाले क्षेत्र हैं उनको विकसित करना। एंड इनकरेज इंटरप्रेन्योरशिप, और आत्मनिर्भरता स्वावलंबन को प्रोत्साहित करना। व्हाइल आल्सो इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें शैक्षणिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण को भी अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। कह रहे हैं सपोज यू आर अमित, मान लो आप अमित हैं, एंड व्हाइल प्लेइंग यू, और जब आप खेल रहे हैं, यूज्ड एब्यूजिव टर्म्स टू योर फ्रेंड विकास, जब आप खेल रहे थे या खेलते हुए आपने अपने मित्र विकास को के लिए गाली वाले शब्दों का प्रयोग किया। नाउ अब राइट ए लेटर टू एपोलॉजी टू हिम, अब उससे क्षमा मांगते हुए आप एक पत्र लिखिए। एज्योरिंग, उसे भरोसा दिलाते हुए, दैट यू विल नेवर डू इट अगेन, कि आप इसे दोबारा कभी नहीं करेंगे। खेल खेल में कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना, तो वही कह रहे हैं कि मान लो आप अमित हैं और आपने खेलते हुए अपने मित्र विकास को गाली दे दिया है, तो अब उसे क्षमा मांगते हुए आप एक पत्र लिखिए कि आप दोबारा, और उसे भरोसा दिलाइए कि आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। अथवा क्या करना है बच्चों?
अथवा करना ये है कि राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू लाइब्रेरी फैसिलिटी, उनसे पुस्तकालय व्यवस्था में मतलब प्रदान करने का निवेदन करते हुए लिखिए, एज इट इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज, जैसा कि ये सही से व्यवस्थित नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रार्थना पत्र लिख देते हैं। आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, जब सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, बीएचडी इंटर कॉलेज धानीपुर गोंडा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे कि भैया किस विषय पर लिखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटी, मतलब पुस्तकालय व्यवस्था में सुधार की निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र। अब देखते हैं, रिस्पेक्टेड सर यानी श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन द कॉन्सर्न्स, मैं इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ, रिगार्डिंग द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन आवर कॉलेज, हमारे पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी का व्यवस्था है उसके ध्यान में रखते हुए मैं कर रहा हूँ। व्हाइल द लाइब्रेरी इज़ एन इसेंशियल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट, जबकि पुस्तकालय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इट्स करेंट मैनेजमेंट एंड फैसिलिटीज़, इसकी जो वर्तमान व्यवस्था है और इसमें सुविधाएं हैं, आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के आशाओं पर खरा नहीं उतर रहा है या उनको उनकी आशाओं के अनुसार नहीं मिल रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, द लाइब्रेरी फेसेस सेवरल इश्यूज, पुस्तकालय में कई कमियां हैं, इंक्लूडिंग इनडिक्वेट सीटिंग कैपेसिटी, जैसे अपर्याप्त, इनडिक्वेट मतलब अपर्याप्त बैठने की क्षमता की व्यवस्था इसमें है, लिमिटेड बुक एबिलिटी मतलब किताबों की सीमित उपलब्धता है, आउटडेटेड स्टडी मटेरियल्स, बहुत पुराने अध्ययन सामग्री हैं, एंड लैक ऑफ प्रॉपर डिजिटल रिसोर्सेज, और पर्याप्त या उचित डिजिटल संसाधनों की कमी है। मोरओवर, इससे भी अधिक, द लाइब्रेरीज वर्किंग आवर्स, जो लाइब्रेरी का पुस्तकालय का जो काम करने का समय है, एंड बोरोइंग पॉलिसीज़, और किताबें ले जाने की जो नीतियां हैं, कुड बी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली, ये अधिक छात्रों को मित्रवत हो सकती हैं। टू इम्प्रूव द लाइब्रेरीज फंक्शनलिटी, मतलब पुस्तकालय के कार्यों को सुधार करने के लिए, एंड मेक इट ये मोर इफ़ेक्टिव रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स, और छात्रों के लिए इसे एक अधिक प्रभावशाली संसाधन बनाने के लिए, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, टू कंसीडर द फॉलोइंग सजेशंस, नीचे दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। अब देखते हैं कौन कौन सा निवेदन किया गया है इसमें। इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी, मतलब बैठने की क्षमता को बढ़ाइए, एंड एक्सटेंड द लाइब्रेरी आवर्स, और पुस्तकालय के घंटों का समय विस्तृत कीजिए। अपडेट द बुक कलेक्शन, किताबों के संग्रह को और अपडेट कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू मोर जर्नल्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज, और अधिक पत्रिकाओं और डिजिटल संसाधनों को सब्सक्राइब कीजिए। इम्प्लीमेंट ये यूज़र फ्रेंडली ब्रोइंग सिस्टम, मतलब किताबों का जो ले जाने की व्यवस्था है उसमें एक अधिक मित्रवत सुझाव की व्यवस्था कीजिए, एंड प्रोवाइड एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, और ऑनलाइन संसाधनों की उपलब्धता को प्रदान कीजिए। अब देखते हैं बच्चों इसके बाद में क्या कह रहे हैं। इसके बाद में कह रहे हैं
कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि विद योर सपोर्ट, आपकी सहायता से, द लाइब्रेरी कैन बिकम ये वाइब्रेंट लर्निंग हब फॉर स्टूडेंट्स। मतलब कि जो पुस्तकालय है ये छात्रों के लिए एक सीखने का केंद्र बन सकता है। आई वुड एप्रिसिएट द अपॉर्चुनिटी, मैं इस अवसर की प्रशंसा करूंगा, टू डिस्कस दिस मैटर फर्दर विथ यू, आपके साथ इस मामले पर बाद में बातचीत करने के विषय पर मैं प्रशंसा करूंगा। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन पर विचार करने के लिए आपको धन्यवाद। डेट डाल देंगे जिस दिन परीक्षा होगा, हालांकि मैंने आज का डेट डाला है 7/10/2025। इसके बाद में क्या करना है, योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, XXX यानी यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखना है, क्लास 12th कर देना है और इसके मॉडल पेपर में होगा, और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना। यहाँ से शुरू होता है सेक्शन सी यानी ग्रामर वाला सेक्शन। ग्रामर वाले सेक्शन में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, किसी मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक पैसेज का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इन कॉल्ड, वह चीज़ जिसे बदला नहीं जा सकता, जो सही नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं। इनकरेक्टिबल कहेंगे या इनकरेक्टेबल कहेंगे या इनकरेक्टेड कहेंगे या इनकरेजिबल कहेंगे। तो क्या कहेंगे बच्चों, उसे इनकरेजिबल कहेंगे, जिसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात ना सुधारने योग्य। बी नंबर कह रहा है द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब जो वाक्यांश है कि बोन ऑफ कंटेंशन, इसका अर्थ क्या होता है। क्वेरल से मतलब झगड़ालू, या विद ये रीज़न यानी एक कारण के साथ, तर्क के साथ, या रीज़न ऑफ क्वेरल अर्थात झगड़े का कारण, या फिर ए डिस्टर्बिंग मैन मतलब एक परेशान करने वाला व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रीज़न ऑफ क्वेरल हो जाएगा, यानी झगड़े का एक कारण। इसके बाद में देखते हैं सी नंबर। तो सी नंबर क्या कह रहा है, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम्स क्या होगा, फूलिश होगा यानी मूर्ख, या सेमलेस होगा अर्थात बेशर्म, या वाइड स्पोकन जो विस्तृत बोलने वाला हो, या कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। तो बच्चों फ्रैंक मतलब क्या होता है, जो बहुत स्पष्टवादी होता है, और कैंडिड मतलब भी क्या होता है, तो स्पष्टवादी ही होता है। डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एनिशियंट इज, एनिशियंट का विपरीत क्या है, विलोम क्या है। ओल्ड होगा यानी पुराना, या एसेंट होगा, या डिसेंट होगा, या मॉडर्न। तो एनिशियंट मतलब होता है प्राचीन, और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर ई नंबर कह रहा है, ई नंबर पर क्या कह रहा है, ऑलवेज स्पीक ये ट्रुथ, मतलब सदैव एक सत्य बोलो। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती है, ऑलवेज में, या स्पीक में, या फिर ए में, या ट्रुथ में। ऑलवेज भी सही है, स्पीक भी सही है, ट्रुथ भी सही है, लेकिन यहाँ ए नहीं, ऑलवेज स्पीक आपका ग्रामर में रिटर्न वाला है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आप किसी भी एक को नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को क्या करें, इनडायरेक्ट नरेशन में, अप्रत्यक्ष कथन में बदल दें। अब कह रहा है मोहन सेड टू रीता, मोहन ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो देखिए यहाँ पर मोहन, अच्छा ये वाला जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, मोहन आस्क्ड रीता। और रिपोर्टेड स्पीच आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, व्हाट से, तो व्हाट को ही कंजक्शन लगा लेंगे। यू की चेंजिंग रीता से करेंगे तो हो जाएगा सी। और ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज हो जाएगा डूइंग, और हियर का दियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मोहन आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर, मोहन ने रीता से पूछा कि वह वहाँ पर क्या कर रही थी। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं बच्चों, दूसरा नंबर इसमें क्या कह रहा है, तो दूसरा वाला कह रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों से कहा, डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो।
अब क्या हो जाएगा, तो द टीचर अध्यापक ने, देखिए डू नॉट क्वेरल विथ वन एनदर, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो, ये आपका क्या है, तो ये आप लोगों का है कौन सा वाक्य बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस है, मना कर रहा है तो फॉरवर्ड कर देंगे, तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, टू लगाएंगे, डू नॉट को हटा देंगे, बाकी शेष वैसे ही जोड़ देंगे, टू क्वेरल विथ वन एंड अदर। अब देखते हैं बी नंबर पर। बी नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी भी एक को जैसा निर्देश दिया गया है आप जोड़ दीजिए। तो क्या कह रहा है, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। और दूसरा इसमें आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, इसे जोड़कर बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो क्या करेंगे बच्चों, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, मैं क्या नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है, वेयर लगाएंगे और ही इज़ गोइंग। आई डू नॉट नो वेयर ही इज़ गोइंग, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है। ये आप लोगों का बन गया क्या, तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। तो इसमें से दूसरा कह रहा है आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मैं इसे निश्चित समय पर, मतलब समय के भीतर पूरा कर लूँगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, क्या कहा, मुझे विश्वास है मैं इसे पूरा कर लूँगा। इनटू सिंपल सेंटेंस, इसे साधारण वाक्य में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए श्योर है ना, आई एम श्योर, तो श्योर को ही कर लीजिए, श्योरली उसके बाद कामा लगा दीजिए, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मतलब निश्चित रूप से मैं इसे समय के भीतर पूरा कर लूँगा। अब सी नंबर इसमें क्या कह रहा है, तो सी नंबर कह रहा है बच्चों, सी नंबर कह रहा है ट्रांसफॉर्म, क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब किसी एक को आपको वैसा करना है जैसा आपको निर्देश दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, बम्बई भारत में सबसे बड़ा शहर है। अब बदलना किसमें, इनटू कंपैरेटिव डिग्री, इसे कंपैरेटिव डिग्री में करना है। तो भैया चर्चा किसके बारे में हुई, तो बॉम्बे, तो बॉम्बे इज़, अब जो द बिगेस्ट है इसको कंपैरेटिव में लाएंगे तो बिगर हो जाएगा, तो बॉम्बे इज़ बिगर देन लगाएंगे, उसके बाद में एनी अदर या सम अदर। अच्छा, जब यहाँ पर वन ऑफ लगा होता तो मेनी अदर या मोस्ट अदर लगता, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी बॉम्बे इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, बम्बई भारत में अन्य किसी भी शहर से बड़ा है। अब इसमें क्या कह रहे हैं दूसरा, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप, यानी जो ही ट्रेन को रुकते देर नहीं लगी, देन आई गॉट डाउन, कि मैं नीचे उतर गया। कह रहे हैं इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे अफर्मेटिव में बदल दीजिए, तो नो सोनर देन का अर्थ भी ज्यों ही त्यों ही होता है, तो एज सोन एज का भी वही होता है, तो क्या करेंगे, एज सोन एज द ट्रेन स्टॉप, मतलब ज्यों ही ट्रेन रुकी, आई गॉट डाउन, त्यों ही मैं नीचे उतर गया। और इस प्रकार से आपका सी वाला यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। अब डी नंबर पर कह रहा है बच्चों, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को सही कीजिए। क्या कह रहा है, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज ए किंग, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं एक राजा था। क्या कहा, कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं एक राजा था। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही ट्रीटेड मी, उसने मेरे साथ व्यवहार किया, एज इफ मानो आई वर ए किंग। सही कैसे होगा, देखिए जब एज इफ लगा हो तो इसके बाद में चाहे जो भी करता हो सबके साथ वर का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग नहीं होगा। तो आई वर ए किंग, और ये आपका हो गया सही। फिर कह रहे हैं इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, भारत क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हरा देने में पूर्ण रूप से विश्वास से भरा हुआ है, यानी आत्मविश्वासी है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो टू बीटिंग, देखिए गलत यहीं पर है ना, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, तो इसे ही आपको सही कर देना है। और क्या कर देना है, इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, और ये आपका हो गया सही। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं ई नंबर पर, और ई नंबर क्या कह रहा है, तो ई नंबर कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर आउन सेंटेंसेस, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ों में से किसी एक का प्रयोग आप वाक्य में, अपने वाक्य में कीजिए,
टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट भिन्नता बनाते हुए। बर्थ और बर्थ, पहले बर्थ का मतलब होता है जन्म, और दूसरे बर्थ का जो यहाँ पर BERTH लिखा है, इसमें रेलवे बर्थ की बात हो रही है, यानी फुल सीट की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं द बेबीज बर्थ वाज ए मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय फॉर द फैमिली। जो बच्चे का जन्म था वह परिवार के लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता का क्षण था। यानी बच्चे का जन्म परिवार के प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा क्षण था। और फिर दूसरे में क्या कहा गया, द सेलर बुक्ड ए बर्थ ऑन द शिप सेलिंग टू मुंबई। मतलब जो नाविक था उसने मुंबई जाने के लिए, तैर कर जाने के लिए, जहाज से जाने के लिए जहाज में एक बर्थ अर्थात एक सीट बुक किया। पूरी फुल सीट की बात होती है बर्थ का मतलब। अब दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा स्टेयर और स्टेयर। पहले स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी और दूसरे स्टेयर का मतलब होता है एकटक देखना या घूरना। तो चलिए देख लेते हैं। सी क्लिम्ड द नैरो स्टेयर टू रीच द टॉप फ्लोर ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। वह उस पुरानी भवन के सर्वोच्च स्थान पर, यानी उस पुराने भवन के सर्वोच्च ऊपर पहुंचने के लिए उसने क्या किया, तो वह उस सकरी सीढ़ी को चढ़ गई। और इसमें क्या कह रहे हैं, द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मेड हर स्टेयर इन अमेजमेंट। उस विचित्र वस्तु ने उसे आश्चर्य में एकटक दिखवाया अर्थात भौचक्का कर दिया। ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इट वाज, मतलब इस बात की कल्पना करने का प्रयास करते हुए कि यह क्या था। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों छठवां क्वेश्चन, और छठवां क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए और इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं। कह रहे हैं हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो क्या है, हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो क्या कहे, टाइम इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लिव्स, यानी हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय का पालन ना करने वाला कभी सफल नहीं होता है। वन मतलब कोई एक, हु डज नॉट फॉलो टाइम, जो समय का पालन नहीं करता है, कैन नेवर सक्सीड, कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में और क्या कह रहे हैं बच्चों, बीता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता है। बीता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता है, यानी टाइम वंस गॉन, एक बार गया हुआ समय नेवर कम्स बैक, कभी भी वापस नहीं आता है। समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। समय के साथ साथ चलना सदैव लाभदायक होता है, यानी मूविंग विथ टाइम इज ऑलवेज बेनिफिशियल, अर्थात समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। फिर क्या कहे, छात्रों के लिए, देखिए छात्रों के लिए तो समय का प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स यानी छात्रों के लिए एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, समय का प्रत्येक क्षण इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान है। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो क्या कहा कि दे शुड क्रिएट देयर डेली रूटीन इन ए टाइम बाउंड मैनर, मतलब समयबद्ध तरीके से। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो ए पर्सन हु फॉलोज टाइम, एक व्यक्ति जो समय का पालन करता है, नेवर फेल्स इन लाइफ, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। इस प्रकार से बच्चों पहला सेक्शन हम लोग 15 नंबर का कर चुके, दूसरा सेक्शन हम लोग 20 नंबर का 35 हो गया, और तीसरा सेक्शन हम लोग 25 नंबर का कर चुके, यानी कुल मिलाकर के हम लोगों का 60 नंबर तक का हो चुका। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से शुरुआत होता है। तो एक बार जोरदार तरीके से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और इसे आप लोग लाइक भी कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं अब इस सेक्शन को। सेक्शन डी का लिटरेचर वाले में 7वां क्वेश्चन, यानी जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन डी का, वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप
प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? तो लगभग 40 शब्दों में देना है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है Whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French? M. Hamel ने फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया है? किसे दोषी ठहराया बच्चों? तो एम हैमेल ब्लेम्ड द पेरेंट्स एंड द पीपुल ऑफ अल्सास। एम हैमेल ने माता पिता और अल्सास के लोगों को दोषी ठहराया है फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए एम हैमेल ने किसे दोषी ठहराया? तो अल्सास के लोगों और माता पिता को दोषी ठहराया है। एज दे प्रायोरिटाइज्ड सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू वर्क, जैसा कि वह अपने बच्चों को कार्य पर भेजने में प्राथमिकता देते हैं ओवर एजुकेशन, शिक्षा के अतिरिक्त, शिक्षा के बजाय। एंड ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर ऑकेशनल नेग्लिजेंस, और कभी कभार की उपेक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा कह रहा है। अथवा में क्या कह रहा है? व्हेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है? तो सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली इंडिया। सीमापुरी दिल्ली के उत्तरी अंतिम छोर पर स्थित है। स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, विशेष रूप से पूर्वोत्तर का जिला है। इट इज़ ए बैकवर्ड एरिया, यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मतलब पाठ के अकॉर्डिंग पिछड़ा हुआ क्षेत्र ही तो है। अब देखिए उन दोनों में से ए में जो अथवा करके था और उसमें दोनों में से कोई एक करना था। अब यहाँ पर बी में कह रहा है व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, वह कौन सी बचपन की घटना थी जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था? तो द चाइल्डहुड इंसिडेंट मतलब बचपन की घटना दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था। वाज मतलब थी, क्या था? व्हेन ही वाज नियरली ड्राउन्ड एट द YMCA पूल, जब वह लगभग YMCA तालाब में डूब चुके थे। एट द एज ऑफ 10 और 11, 10 या 11 वर्ष की उम्र पर। ए बिग बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, एक बड़े लड़के ने उन्हें गहरे पानी की ओर उछाल दिया था। एंड डगलस सैंक टू द बॉटम, और डगलस तली तक डूब गए थे। एक्सपीरियंसिंग इंटेंस फेयर, एक बहुत गहरा भय का अनुभव करते हुए। एंड ए सेंस ऑफ डेथ, और मृत्यु की एक समझ का अनुभव करते हुए। लिविंग ए लास्टिंग इम्पैक्ट, जिसने उनके ऊपर एक कभी ना समाप्त होने वाला प्रभाव छोड़ दिया था। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। तो जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया तो उस समय क्या हुआ था? व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए। रोट मतलब लिखा। वाइव ला फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद। ऑन द ब्लैक बोर्ड मतलब श्यामपट पर उन्होंने लिखा। एंड डिसमिस्ड द स्टूडेंट्स मार्किंग द एंड ऑफ हिज टीचिंग कैरियर, और अपने उस शिक्षण का कार्यकाल को, कैरियर को अंत का संकेत करते हुए छात्रों को उस दिन का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, आप नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी भी एक का 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। ये आपका 2 होता है, 2 में से कोई एक करना होता है, जिसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। क्या है? डिस्क्राइब इन डिटेल, विवरण में आप बताइए। हाउ डगलस मेक्स क्लियर द सेंस ऑफ पैनिक, डगलस किस प्रकार से अपने उस घबराहट के समझ को समाप्त कर पाए। दैट सीज्ड हिम एज द ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, जिसने उन्हें अवरुद्ध कर दिया था, रोक दिया था जब वो लगभग डूब चुके थे। तो चलिए देखते हैं। डगलस विविडली
कन्वेज हिज पैनिक। डगलस विविध प्रकार से, अनेकों प्रकार से अपने उस घबराहट को दूर किए थ्रू विस्क्रियल डिस्क्रिप्शंस। जो डिस्क्रिप्शंस मतलब जो उसमें विवरण है, क्या बता रहे हैं। आई सूक एंड सूक टिल द कोल्ड क्लेमी फीलिंग ऑफ ड्राउनिंग लेफ्ट मी। मैं बार बार हिल जाया करता था जब वह डरावनी मेरे डूबने की एहसास आता था। एंड माई लंग्स वीयर रेडी टू बर्स्ट। और क्या बताया कि मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। ही फेल्ट द ब्लैकनेस ऑफ द वाटर क्लोजिंग इन। उन्होंने पानी में डूबते हुए कालेपन को यानी अंधकार को महसूस किया था। एंड हिज हार्ट पाउंडिंग लाइक ए हैमर। और उनका हृदय एक हथौड़े की तरह उछल रहा था। दीज फ्रेज मतलब ये वाक्यांश इवोक ए सेंस ऑफ ओवरवेलमिंग फेयर, एक तीव्र भय की समझ को प्रकट करते हैं। एंड डिस्प्रेशन और निराशा को प्रकट करते हैं। इमर्जिंग द रीडर इन डगलस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, मतलब जिसमें वो डगलस पाठकों को डगलस के उस भयभीत यानी डर वाले अनुभव में शामिल करते हैं। हिज फिजिकल सेंसेशन एंड इमोशनल टर्मोइल, उनका जो मतलब शारीरिक या कह सकते हैं भौतिक समझ और भावनात्मक विचार क्रिएट ये पैल्पेबल एटमॉस्फेयर ऑफ पैनिक, घबराहट का एक बहुत ही गहन वातावरण तैयार करता है। ड्राइंग द रीडर इनटू हिज डिस्परेट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, पाठकों को अपने जीने की उस निराशापूर्ण स्थिति में खींचते हुए उन्हें आकर्षित करता है। अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है इन व्हाट वे, मतलब बी वाले में किस प्रकार से इन द स्टोरी द रेड ट्रैप, चूहेदानी वाले कहानी में डज द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर। जो मतलब मुख्य लौह व्यापारी होता है उसका पात्र अपनी पुत्री से किस प्रकार से भिन्न होता है, अर्थात अलग होता है। तो चलिए देख लेते हैं। द आयरन मास्टर इज इम्पल्सिव, लाउड एंड मटेरियलिस्टिक, मतलब जो लौह व्यापारी है वो तीव्र है, तेज आवाज वाला है और पदार्थों से प्रेम करने वाला है। इनिशियली सीइंग द ट्रैम्प एज ए पोटेंशियल थीप, मतलब पूरी तरीके से जब वह उस घुमक्कड़ को चोर के रूप में, कुशल चोर के रूप में जानता है। इन कॉन्ट्रेस्ट, इसके विपरीत हिज डॉटर एडला, उसकी पुत्री एडला इज कंपैशनेट, मतलब एक दयालु है, जेंटल साधारण है, एंड पर्सपेक्टिव और अवधारणात्मक विचारधारा वाली है। ट्रीटिंग द ट्रैम्प विद काइंडनेस एंड डिग्निटी, जो उस घुमक्कड़ के प्रति दया और स्वाभिमान से व्यवहार करती है। सी रिकॉग्नाइजेज हिज ह्यूमैनिटी, वो उसकी मानवता को पहचानती है। व्हाइल हर फादर इज ड्राइवन बाई सेल्फ इंटरेस्ट, जबकि उसके पिता अपने स्वयं के भावों में, स्वयं की रुचियों में बहे हुए हैं, अर्थात फंसे हुए हैं। एडलाज वार्मथ एंड एम्पैथी ट्रांसफॉर्म द ट्रैम्प, एडला की गर्मजोशी और दया की भावना उस घुमक्कड़ को बदल देती है, उसको परिवर्तित कर देती है। हाईलाइटिंग हर फादर्स शॉर्ट कमिंग्स, अपने पिता की उस थोड़े से बीच में आने के गुणों को प्रदर्शित करते हुए। दियर डिफरिंग अप्रोच रिवील एडलाज नोबल नेचर, ये भिन्न बढ़त या भिन्न क्रियाकलाप एडला को एक अलग या श्रेष्ठ प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। शोकेसिंग हर कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन, उसके उस समझ और 9वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। कवियत्री कह रहे मैंने उन्हें दोबारा देखा। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, जो उदास थी और पीली थी एक देर में जैसे चंद्रमा, ठंडी के चंद्रमा के समान उदास थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया।
माई चाइल्डहुड फेयर, जो मेरे बचपन का भय था, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा था वो था, क्या था, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मैं मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती ही रही। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा पोएम है। कमेंट सेक्शन में पोएम का नाम बताइए और साथ ही साथ पोएट का नाम भी बताइए। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड, कवियत्री की माँ की तुलना किससे की गई है। तो किससे की गई है कवियत्री की माँ की तुलना, तो द पोएटेस मदर इज कंपेयर्ड टू ए लेट विंटर्स मून, कवियत्री की माँ की तुलना ठंडी के एक देर के चंद्रमा से की गई है। सजेस्टिंग, ये सुझाव देते हुए, सी इज वैन, की वह पीली हैं, मतलब उदास हैं, पेल पीली हैं, एंड फेडिंग, और मुरझाई हुई हैं, मच लाइक द मून इन द विंटर सीजन, ठीक वैसा ही जैसा चंद्रमा ठंडी के समय में होता है। अच्छा, अब बी वाला क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है कि व्हाट डिड द पोएटेस फील, कवियत्री क्या महसूस करती है। तो भैया आंसर में देखते हैं, द पोएटेस फेल्ट ए फैमिलियर एज, कवियत्री एक परिचित दर्द को महसूस करती है। ए चाइल्डहुड फेयर, एक बचपन का भय। लाइकली द फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ठीक वैसा ही जिससे अपनी माँ को खोने का भय उसे होता है। सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है, व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर यानी प्रस्थान के समय पर कवियत्री ने अपनी माँ के लिए क्या किया था। तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर, द पोएटेस स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, कवियत्री मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ट्राइंग टू हाइड हर ट्रू इमोशन, अपने सच्चे भावों को छुपाने का प्रयास करते हुए, एंड पुट अप ए ब्रेव फेस, और एक बहादुर चेहरा बनाए रखा। सेइंग, कहते हुए, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे को जल्द ही देखूंगी या अम्मा आपसे जल्द ही मिलूंगी। ऐसा द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक कविता का आपको केंद्रीय भाव लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं केंद्रीय भाव। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, माई मदर एट 66 है, ए रोड साइड स्टैंड है। इस तीनों में से किसी एक का करना है। तो हम लोग देखते हैं ए रोड साइड स्टैंड का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है। द पोएम डिपिक्ट्स द क्वाइट डिस्प्रेशन ऑफ ए रूरल फैमिली रनिंग ए मेकशिफ्ट रोड साइड स्टॉल, मतलब ये कविता एक ग्रामीण परिवार की निराशाओं पर निर्भर है, जो क्या करते हैं, सड़क के किनारे अस्थायी दुकानें लगाते हैं, होपिंग फॉर ए मॉडेस्ट सेल फ्रॉम पासिंग सिटी ट्रेवलर्स, जो शहर के गुजरने वाले यात्रियों से एक प्रकार की आशा करते हैं कि उन्हें कुछ बिक्री हो जाएगी। दियर एर्नेस्ट हम्बल एस्पायरेशंस, उनके जो विनम्र प्रयास हैं, क्लैशेस विथ द इंडिफरेंस, भिन्न भिन्न वस्तुओं के, आर समटाइम्स सेल्फिश ग्रीड, या कभी कभी उनकी स्वार्थ की लालच हो जाती है, ऑफ द पासिंग मोटरिस्ट्स, जो गुजरने वाले मोटर वाले हैं उनके प्रति। हाईलाइटिंग द विडनिंग गैप बिटवीन रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन प्रॉस्पेरिटी, जो ग्रामीण गरीबी और शहरी संपन्नता के बीच में भेद को दर्शाती है। फ्रोस्ट अंडर स्कोर्स द सारो, रॉबर्ट फ्रोस्ट इसमें दुख को दबाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा को, एंड लॉस ऑफ डिग्निटी, और स्वाभिमान की हानि को, फेल्ट बाय द ऑनर्स, जो उन मालिकों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा महसूस किए जाते हैं। व्हाइल आल्सो क्रिटिक्वाइंग द कॉलसनेस ऑफ ए सोसाइटी, जबकि एक ऐसे समाज की, समुदाय की आलोचना भी करते हैं, दैट इग्नोर्स जेन्युइन ह्यूमन नीड, जो मनुष्य की एक आधारभूत आवश्यकताओं को उपेक्षित करता है। इट इज़ ए पागनेंट कमेंट्री ऑन इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, ये सामाजिक यानी आर्थिक भिन्नता पर एक कथन है,
अनफुलफिल्ड होप्स, कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के प्रति, एंड द फेडिंग ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। नीचे दिए गए किसी भी प्रश्न का 40 शब्दों में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न इसमें से क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग कहानी में इस ज्योतिषी की क्या भूमिका थी। तो द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया, द टाइगर किंग्स डेथ वुड बी काज्ड बाई ए टाइगर। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया कि बाघ राजा की मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। प्रमोटिंग द किंग टू किल 99 टाइगर्स, जिसने बाघ राजा को यानी राजा को 99 बाघों को मारने के लिए प्रेरणा दे दी। दिस प्रोफेसी सिंबोलाइज्ड द इनविटेबिलिटी ऑफ फेट, यह भविष्यवाणी उसके भाग्य का पूरी तरीके से एक दूसरे से मिला जुला हुआ प्रतीक है। अल्टीमेटली फुलफिल्ड, जो अंततः पूरी होती है। व्हेन द किंग डाइड फ्रॉम ए वुडन टॉय टाइगर, जब राजा एक लकड़ी के बाघ से, खिलौने वाले बाघ से मर जाता है। आयरॉनिकली द 100 टाइगर, जो एक प्रतीकात्मक रूप से 100वां बाघ था। और अथवा में क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका। सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया। व्हेन ही वाज 22, जब वह 22 साल का था तो उसे अमेरिका क्यों भेजा गया। तो भैया सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका एट 22, सदाओ को 22 वर्ष की उम्र पर अमेरिका भेजा गया टू स्पेशलाइज इन सर्जरी एंड मेडिसिन, मतलब शल्य चिकित्सा और किसमें, और औषधि में विशेषज्ञता कुशलता प्राप्त करने के लिए भेजा गया। टू ब्रोडन हिज मेडिकल नॉलेज, अपने औषधीय ज्ञान एंड स्किल्स और कुशलता को विस्तृत करने के लिए। एंड टू बिकम ए रिनोन्ड सर्जन, और एक प्रसिद्ध सर्जन बनने के लिए उसे भेजा गया था। फुलफिलिंग हिज फादर्स विशेज, अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए। एंड जापान्स नीड फॉर स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशन, और प्रोफेशनल्स, और जापान की एक कुशल औषधीय व्यवसाय की आवश्यकता को देखते हुए उसे इसके लिए भेजा गया था। अब देखते हैं इसमें बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है हु वाज हना, हना कौन थी, और हाउ डिड हना मीट सदाओ, हना सदाओ को कैसे मिली। तो देखते हैं भैया कि हना कौन थी और वह सदाओ को कैसे मिली। हना वाज डॉक्टर सदाओज वाइफ, हना सदाओ की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, जो एक जापानी शल्य चिकित्सक था। दे मेट इन अमेरिका, वह अमेरिका में मिले व्हाइल स्टडिंग, जब अध्ययन कर रहे थे। इंट्रोड्यूस्ड एट ए प्रोफेसर्स डिनर पार्टी, एक प्रवक्ता के रात्रि भोज की पार्टी में एक दूसरे से वह परिचित हुए। सदाओ परस्यूड हर आफ्टर कन्फर्मिंग, सदाओ से ये पहले कन्फर्म होने अर्थात विश्वस्त होने के बाद उसने उसे मनाया, और ये कन्फर्म हुआ कि हर जापानीज हेरिटेज की, उसकी सांस्कृतिक विरासत जापानी विरासत की थी। ड्यू टू हिज फादर्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़, अपने पिताजी के पारंपरिक मूल्यों के कारण उसने ऐसा किया था। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है और में हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब, डेरी लैम्ब से कैसे प्रभावित हुआ। तो डेरी वाज इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्स काइंडनेस, डेरी मिस्टर लैम्ब की दयालुता से प्रभावित था। पॉजिटिव आउटलुक, उनके सकारात्मक पक्ष से प्रभावित था। एंड एक्सेप्टेंस, और स्वीकृति से प्रभावित था। डिस्पाइट हिज आउन फिजिकल इम्पेयरमेंट, अपने खुद के व्यक्ति मतलब शारीरिक परिवर्तन होने के कारण भी। मिस्टर लैम्स वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, श्रीमान लैम का जो उत्साह के शब्द थे। एंड एम्फेसिस ऑन इनर ब्यूटी, और आंतरिक सुंदरता पर जो दृढ़ता के शब्द थे। रिसोनेटेड विद डेरी, और डेरी के साथ घुल मिल गए। हेल्पिंग हिम कन्फ्रंट हिज इनसिक्योरिटीज, उसकी असुरक्षाओं का उसे सामना करने में उसकी मदद करते हुए। एंड कंसिडर ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, और जीवन के बारे में
एक अलग अवधारणा को धारित करते हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। मतलब नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का आप 80 शब्दों में उत्तर देते हुए उसका मतलब उत्तर दीजिए। डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। कह रहे हैं कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मतलब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पाठ के आधार पर अंटार्कटिका का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं भैया। अंटार्कटिका इज ए ब्रीथ टेकिंगली ब्यूटीफुल एंड आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका सांस लेता हुआ यानी जीवित, सुंदर और एकांत महाद्वीप है। करेक्टराइज्ड बाय इट्स एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, जो अपने विस्तृत सफ़ेद भूभाग से बहुत ही अधिक विस्तृत था। अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, मतलब बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से नीला क्षितिज था। एंड सेवरल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, और जो जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव पर होता है तो उसमें पूरी तरीके से गर्मी का प्रकाश, 24 घंटे गर्मी का प्रकाश पाता है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ इमेंस साइलेंस, ये एक गहरे शांति का स्थान है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ऑकेशनल एवलेंच जो आर कैल्विंग आइस शीट्स, जो कभी कभी केवल बर्फ की चद्दरों के सरकने या टूटने से प्रभावित होता है। द कॉन्टिनेंट इज होम टू ए वास्ट एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ, यह महाद्वीप एक विस्तृत जंगली जीवन का क्या है, घर है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक मिजेस एंड माइट्स, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले छोटे छोटे कणों से लेकर के टू मैजेस्टिक ब्लू व्हेल्स, विस्तृत नीली व्हेल तक यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और यहाँ के जो बर्फ़ के चट्टान हैं उतने बड़े बड़े हैं जितने कि एक देश हैं। अंटार्कटिका होल्ड्स सीक्रेट्स ऑफ द टू द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों को पकड़े हुए है। विद 90% ऑफ द प्लैनेट्स आइस स्टोर्ड हियर, यहाँ पर पूरे ग्रह का 99% बर्फ यहीं पर संग्रहित है। इट इज़ ए प्लेस, यह एक ऐसा स्थान है वेयर जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड, जहाँ पर भौगोलिक इतिहास फंसा हुआ है। रिवीलिंग क्लूज अबाउट द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, जो गोंडवाना के एक विस्तृत मतलब उपमहाद्वीप गोंडवाना का रहस्यों को प्रकट करता है। इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, मतलब कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन और संघनन, सब कुछ यहाँ पर है। द कॉन्टिनेंट्स फ्राइजिल इकोसिस्टम, जो इस महाद्वीप का नाजुक पारितंत्र है। मेक्स इट ए क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इसे एक जलवायु परिवर्तन का एक नाजुक संकेतक के रूप में दर्शाता है। सर्विंग एज ए वार्निंग साइन फॉर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का एक बहुत ही चेतावनीपूर्ण प्रतीक के रूप में है। अब देखते हैं बी वाले में, मतलब दोनों में से कोई एक करना है, और ये अब पूरी तरीके से इस सेशन का लास्ट है। कह रहे हैं हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, मतलब मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल यानी तृतीय तल के बारे में उसने क्या कहा था। तो चलिए देखते हैं भैया। द साइकियाट्रिस्ट इन क्वेश्चन इज डॉक्टर सैम बिनर, ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। इस प्रश्न में साइकियाट्रिस्ट जो है ये सैम बिनर है, जो कि एक मतलब चार्ली का एक मित्र है। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, अब वो चार्ली कौन है, तो चार्ली प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी का मुख्य पात्र है। द थर्ड लेवल, मतलब थर्ड लेवल कहानी का, बाय जैक फिनी, जो जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है।
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विनर के अनुसार द थर्ड लेवल इज मेटाफोरिकल स्पेस। थर्ड लेवल एक रूपक स्थान है या कह सकते हैं कि काल्पनिक स्थान है। वेयर पीपुल कैन एस्केप फ्रॉम द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ, जहाँ पर लोग आधुनिक जीवन के दबाव से भाग सकते हैं। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, कि ये मन की एक अवस्था है। वेयर इंडिविजुअल्स कैन फाइंड पीस एंड सोलेस, जहाँ पर कोई भी शांति और संयम प्राप्त कर सकता है। रिप्रेजेंटिंग ए लॉन्गिंग फॉर सिंपलर टाइम्स, एक सबसे आसान सा समय व्यतीत करते हुए वहाँ पर उपस्थित हो सकता है। डॉक्टर विनर सुझाव देते हैं दैट चार्लीज एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड लेवल, कि जो चार्ली का तृतीय तल के बारे में अनुभव है, इज ए फॉर्म ऑफ वेकिंग ड्रीम, यह एक जागते हुए स्वप्न का एक स्थान है, रूप है। विश फुलफिलमेंट, जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति है। इंडिकेटिंग चार्लीज अनहैप्पीनेस, जो चार्ली की नाराजगी, नाखुशी को संकेत के रूप में दर्शाता है। विद द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार के साथ। एंड हिज सबकॉन्शियस डिजायर टू एस्केप टू ए मोर पीसफुल पास्ट, और जो उसकी एक अंतःकरण की इच्छा है वह उसे एक अतीत के अच्छे समय में ले जाना चाहता है। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को कंप्लीट किया, और आप लोगों को बता दें ऐसे ही आपको मॉडल पेपर मिलते रहें, इसके लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्लास को लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक ज़रूर देते रहिए भैया। फीडबैक से आपके अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसमें मैं सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। और जब आप लोग बाद में कमेंट कर दिया करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उससे मुझे पता चलेगा, मैं बाद में जब भी चाहूँ उसे देख सकता हूँ कि इस क्लास में कौन सी सुधार की आवश्यकता थी, और उस अकॉर्डिंग मैं अगले क्लास में सुधार कर सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, छुट्टियों का आनंद लेते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।